Good morning, students. Today we will read lesson 9 of history. Traders, kings and pilgrims. व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री. In this lesson we will read about how to find out about trade and traders. कि कैसे हम पता लगाएंगे व्यापार और व्यापारियों के बारे में. न्यू किंगडम्स अलोंग द कोस्ट, यानी कि कितने नए किंगडम हुए और उनके सीमाएं कहाँ तक थी. कोस्ट के, समुद्र के किनारे. एंड थर्ड पॉइंट, समुद्र तट से लगे जो राज्य थे. देन द स्टोरी ऑफ द सिल्क रूट की स्टोरी के बारे में. एंड द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म का विस्तार कहाँ तक था. नाउ वी विल रीड in detail about these points from our textbook. How to find out about trade and traders? You read about the northern black polished ware in chapter 8. This fine pottery, especially bowls and plates, were found from several archaeological sites throughout the subcontinent. How do you think it reached these places? Traders may have carried them from the places where they were made to sell them at other places. South India was famous for gold, spices, especially pepper, and precious stones. Pepper was particularly valued in the Roman Empire, so much so that it was known as black gold. So traders carry many of these goods to Rome in ships across the sea and by land in caravans. There must have been quite a lot of trade, as many Roman gold coins have been found in South India. व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी. अध्याय 8 में आपने पढ़ा कि उत्तर के काले पॉलिश वाले बर्तनों के बारे में आपने पढ़ा. ये खूबसूरत बर्तन, खास तौर से इनकी कटोरियाँ तथा थालियाँ, इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरास्थलों में मिले हैं. अब इन जगहों पर ये बर्तन पहुँचे कैसे होंगे? ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहाँ ये बनते थे वहाँ से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे. दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था. काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे. व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम पहुँचाते थे. दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं. इससे यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि इन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था. Trader explored several sea routes. Some of these followed the coast. There were others across the Arabian Sea and the Bay of Bengal, where sailors took advantage of the monsoon winds to cross the seas more quickly. So if they wanted to reach the western coast of the subcontinent from East Africa or Arabia, they chose to sail with the southwest monsoon, and sturdy ships had to be built from these long journeys. व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले. इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे. नाविक मानसूनी हवा का फ़ायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे. वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे, तो दक्षिण पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे. इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था. न्यू किंगडम्स अलोंग द कोस्ट. द साउदर्न हाफ ऑफ द सबकॉन्टिनेंट इज मार्क्ड बाय अ लॉन्ग कोस्ट लाइन एंड विद हिल्स, प्लेट्यूज एंड river valleys. Amongst the river valleys, that of the Kaveri is the most fertile. Chiefs and kings who controlled the river valleys and the coast became rich and powerful. Sangam poems mention the Muvendar. This is a Tamil word meaning three chiefs, used for the heads of three ruling families. समुद्र तट पे लगे राज्य. इस उपमहाद्वीप के दक्षिण भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है. इनमें बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं. नदियों के मैदानी इलाके में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है. मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई. संगम कविताओं में मूवेनदार की चर्चा मिलती है. यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ तीन मुखिया है. इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया गया है. The Cholas, Cheras and Pandyas.
who became powerful in South India around 2300 years ago. Each of three chiefs had two centers of the power, one inland and one on the coast. Of these 6 cities, 2 were very important: Puhar or Kaveri Pattinam, the port of the Cholas, and Madurai, the capital of the Pandyas. The chiefs did not collect regular taxes. Instead, they demanded and received gifts from the people. They also went on military expeditions and collected tribute from neighboring areas. They kept some of the wealth and distributed the rest amongst their supporters, including members of their family, soldiers, and poets. Many poets whose compositions are found in the Sangam collection composed poems in praise of chiefs who often rewarded them with precious stones, gold, horses, elephants, chariots, and fine clothes. ये थे चोल, चेर और पांड्य, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। इन तीनों मुखियाओं के अपने दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पतन पुहार या कावेरी पट्टिनम, दूसरी पांड्यों की राजधानी मदुरै। ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लाते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने आप पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों तथा कवियों के बीच बांट देते थे। अनेक संगम कवियों ने इन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी हैं, जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। Around 200 years later, a dynasty known as the Satvahans became powerful in western India. The most important ruler of the Satvahanas was Gautamiputra Shri Satkarni. We know about him from an inscription composed on behalf of his mother Gautami Balashri. He and other Satvahana rulers were known as Lords of the Dakshin Patha, literally the route leading to the south, which was also used as a name for the entire southern region. He sent his army to the eastern, western and southern coasts. इसके अलावा 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था। उसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बलश्री के एक अभिलेख से पता चलता है। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणा पथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणा पथ का शाब्दिक अर्थ दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता है। पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी। Now the story of the Silk Road. The rich glossy colored of silk as well as its smooth texture make it a highly valued fabric in most societies. Making silk is a complicated process. Raw silk has to be extracted from the cocoons of silkworms, spun into thread and then woven into cloth. Techniques of making silk were first invented in China around 7,000 years ago. While the methods remained a closely guarded secret for thousands of years, some people from China who went to distant lands on foot, horseback and on camels carried silk with them. The paths they followed came to be known as Silk Route. कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते हैं। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर सूत कताई होती है, फिर उससे कपड़ा बुना जाता है। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में लगभग 7000 साल पहले हुआ। इस तकनीक को उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया से छुपाए रखा, पर चीन से पैदल, घोड़ों या ऊँटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे।
और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग के नाम से प्रसिद्ध हो गया। Sometimes Chinese rulers sent gifts of silk to rulers in Iran and West Asia, and from there the knowledge of silk spread further west. About 2000 years ago, wearing silk became the fashion amongst rulers and rich people in Rome. It was very expensive as it had to be brought all the way from China along dangerous roads through mountains and deserts. People living along the route often demanded payments for allowing traders to pass through. Look at the map 6, which shows the Silk Route and its branches. Some kings tried to control large portions of the route. This was because they could benefit from taxes, tributes, and gifts that were brought by traders traveling along the route. In return, they often protected the traders who passed through their kingdoms from attacks by robbers. कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिम की ओर फैल गई। करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनना एक फैशन बन गया। इसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा होती थी क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ी और रेगिस्तानी रास्तों से होकर जाना पड़ता था। यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी मांगते थे। मानचित्र 6 को देखो, इसमें सिल्क रूट और उसकी शाखाओं को दिखाया गया है। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क तथा तोहफों के जरिए लाभ मिलता था। इसके बदले शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमणों से सुरक्षा देते थे। The best known of the rulers who controlled the Silk Route were the Kushanas, who ruled over Central Asia and Northwest India around 2000 years ago. Their two major centers of power were Peshawar and Mathura. Takshila was also included in their kingdom. During their rule, a branch of the Silk Route extended from Central Asia down to the seaports at the mouth of the river Indus, from where silk was shipped westwards to the Roman Empire. The Kushanas were amongst the earliest rulers of the subcontinent to issue gold coins. These were used by traders along the Silk Route. सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचता था। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग किया करते थे।